ठीक है। तो वे स्टार्टिंग गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ की थर्ड क्लास है। अभी तक हम गॉस लॉ में क्या क्या पढ़ चुके थे वो तुमको बता रहे हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है और गॉस लॉ का डेरिवेशन क्या होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। नाउ उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था गॉस लॉ किसी भी शेप का हो, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का हो, उसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है तो सिंपल थिंग है, उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर चार्ज क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है, टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। ठीक है, हम ये कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस दैट इज नॉट क्लोज्ड ओपन। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, समझो। आज हमारा टॉपिक है फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो क्लोज ना हो। हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और गॉस लॉ का यूज करेंगे और हम निकाल देंगे कि फ्लक्स कितना होगा। जैसे मान लो ये एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, ये एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, बस समझ रहे हो। ये कप है, ये कटोरा है, कटोरा जो ऊपर से खुला हुआ है, समझो। इसका बेस जो है ना, इसका बेस जो है वो ओपन है, बेस इज ओपन। अब इसके सेंटर पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहां चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो बताना है इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो बताना है कि इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। ये जो इसका कर्व सरफेस है, तो हेमीस्फेरिकल बॉल है, इसका बेस जो है ओपन है, तो बताना है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे करेंगे बताओ। हम क्या करेंगे, ये ओपन सरफेस है, यहां पे गॉस लॉ एज सच डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट हम इसको अपने मतलब लॉजिक लगा के हम इसको लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं कि मान लेते हैं इसके थ्रू फ्लक्स एक्स है, लेट द फ्लक्स बी एक्स, लेट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बी एक्स। ये फील्ड निकल रहे थे, इनका फ्लक्स इनके थ्रू कितना है, एक्स है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही एक बॉल कटोरा लाके नीचे से इसको क्लोज कर देते हैं। हम ऐसा ही एक दूसरा बॉल लाते हैं और इसको नीचे से क्लोज कर देते हैं, आइडेंटिकल। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स एक्स था तो नीचे वाले के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, एक्स ही होगा। और ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स एक्स था हेमीस्फेयर से, तो डाउनवर्ड जो हेमीस्फेयर उसके थ्रू भी फ्लक्स एक्स है। क्यों है, क्यों, इसमें कोई फर्क नहीं, इसको इस तरह रखो या इस तरह रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है 2x की वैल्यू अब पता चली, अब तो बन गया क्लोज, दूसरे को लगाया तो क्या बन गया, क्लोज बन गया। यानी x की वैल्यू प्लस x इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, हाफ ऑफ द फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर। अपर हाफ के थ्रू फ्लक्स जो होगा वो होगा हाफ ऑफ द फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर। कोई डाउट सर? हाँ सर, अगर हम एक नीचे से हेमिस्फीयर लेके आ रहे हैं, हाँ सर आप बोल रहे हो कि सर अगर क्यू चार्ज का हेमिस्फीयर है, हाँ, सेंटर पे रखा हुआ है और उसमें फ्लक्स है सर एक्स, हाँ, और सर जो नीचे से हम हेमिस्फीयर लेके आ रहे हैं उसपे भी सर फ्लक्स है एक्स। ठीक है। तो सर उस नीचे वाले हेमिस्फीयर में जो फ्लक्स आया है एक्स, वो किसी क्यू चार्ज के कारण ही आया होगा। तो सर जब इसी के कारण है, इसी कारण है, नीचे वाले के थ्रू जो फ्लक्स आया है वो इसी चार्ज के कारण है सर। मतलब नीचे वाले स्फीयर के नीचे वाला पार्ट जो उसके थ्रू जो फ्लक्स है, फील्ड का फ्लक्स, वो फील्ड इसी चार्ज का फील्ड है, सेम चार्ज का, वो कोई नया चार्ज नहीं है। ठीक है ना। इसको समझने का दूसरा तरीका था, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। हम क्या करते हैं, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं।
और हम कहते हैं ये पूरा स्फेयर जो है कितना बना रहा है, ये पूरा स्फेयर जो है सॉलिड जो है एंगल क्या बना रहा था 3 डायमेंशन में 4 पाई। नाउ आउट ऑफ दैट ये जो पार्ट है अपर स्फेयर इसी का पास कर रहा है ना, इससे ये फील्ड लाइन इससे पास कर रहा है, बाकी तो नहीं पास कर रहा है। यानी कि ये जो है ये किस्म का क्या है, कोन है जो यहां सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 4 पाई बाई 2, यानी 2 पाई का सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। तीसरा तरीका इसको समझने का ये था कि हम कहते हैं कि मान लेते हैं ये जो हेमिस्फीयर था हम इसके बेस को भी बंद कर देते हैं, हम इसके बेस को भी क्लोज कर देते हैं या इसको कंप्लीटली क्लोज बना देते हैं। जब इसको हम कंप्लीटली क्लोज बना रहे हैं तो इसके सेंटर पे यहां जो चार्ज रखा हुआ था वो बेसिकली एक नींबू की तरह था। इट्स लाइक ए लेमन, इट्स लाइक ए लेमन, वो एक लेमन की तरह था जिसको कि ये जो सरफेस बेस का देख रहे हो ये बेस का सरफेस इसको इक्वेटोरियली बीच से कट करता हुआ निकल जाता है। यानी कि जो यहां पे नींबू प्लेस है, जो यहां पे चार्ज प्लेस है नींबू के शेप का, इसका हाफ ऑफ द चार्ज Q/2 अंदर है और Q/2 बाहर है। यानी इस लेमन का हाफ ऑफ द चार्ज मीन्स Q/2 अंदर है और Q/2 क्या है, बाहर है। Q/2 इनसाइड है और Q/2 आउटसाइड है। इसका मतलब है अगर हम इसको पूरी तरह से क्लोज कर दें और इसके सेंटर पे इस लेमन को प्लेस कर दें तो ये लेमन इसको, ये जो सरफेस है बेस का, इसको बीच से कट करता निकल जाएगा। इसका हाफ चार्ज इनसाइड होगा, हाफ चार्ज आउटसाइड होगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एंड दिस कंबाइंड, जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा, समझो फ्लक्स टोटल किसके इक्वल होगा, Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q/2 अंदर है। नाउ ये जो फ्लक्स टोटल है ये दो सरफेस से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक जो फ्लक्स इसके थ्रू है, किसके थ्रू, कर्ड सरफेस के थ्रू। ये जो फ्लक्स टोटल है ये फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस, ये कर्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो है, और प्लस ये फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम कैप, बॉटम कैप, ये है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू कर्ड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू बॉटम कैप। नाउ तुमको पता है कि ये जो फील्ड निकलेगा इसका फील्ड लाइन, इस पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन क्या निकलेगा, रेडियली। तो रेडियली निकलेगा तो इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे बेस पे जो फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अगर ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो जो बेस इसको कट कर रहा है उस पर अगर तुम कहीं फील्ड लाइन देखोगे तो वो उसको ग्रेज करता निकल रहा होगा, वो उसको टेंजेंशियली सरफेस के ऊपर फिसलता हुआ निकल जाएगा। पूरा का पूरा फील्ड लाइन क्या होगा, इसके सरफेस पे फिसलता हुआ निकल जाएगा, समझो। क्योंकि अगर ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये पॉइंट चार्ज है, इसका फील्ड लाइन होता है रेडियली आउट, तो अगर इस XY प्लेन पे देखो, फिर XY प्लेन पे देखो, ये सारे फील्ड लाइन क्या होंगे, XY प्लेन में ही है। इसका मतलब है हर पॉइंट पे इसके साथ इसका एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जब भी किसी सरफेस को फील्ड लाइन ग्रेज करता निकल जाता है उसके थ्रू फ्लक्स क्या होता है, 0। ये कितना होगा, 0। तो कर्व सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो, मान लो हम इसको सेंटर पे नहीं रखते, हम इस सेंटर से राइट रखते तो क्या होता। मान लो हम इसको सेंटर पे नहीं रखते, हम क्या करते, ये हेमीस्फेरिकल ओपन सरफेस है, ये हेमीस्फेरिकल, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, एक मिनट, ठीक है। हेमीस्फेरिकल ओपन सरफेस है विथ हेमीस्फेरिकल सरफेस, या बॉल बेस ओपन। अब मान लो हम चार्ज सेंटर पे ना डाल के यहां डाल दें, हम चार्ज को सेंटर पे ना डाल के यहां डाल दें, थोड़ा सा लेफ्ट, बेस पे ही लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट, अगर हम चार्ज को यहां डाल दें तो क्या इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा। अगर हम इस पॉइंट चार्ज को यहां डाल दें
थोड़ा सा बेस पे ही लेकिन सेंटर पे नहीं, सेंटर से थोड़ा शिफ्टेड, तो क्या होगा देखो, जितने फील्ड लाइन से निकल रहे थे उनका 50%, हाफ ऑफ द फील्ड लाइन कहीं ना कहीं इस सरफेस को क्रॉस करेगा। क्या ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट अब भी होगा? यस होगा। क्यों होगा? तीनों मेथड से। पहले समझो, अगर हम ऐसा ही एक सरफेस नीचे से ले और इसको क्लोज कर दें, अगर हम ऐसा ही सरफेस एक नीचे से ले और इसको क्लोज कर दें, मानते हैं कि हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग है, मानते हैं इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे फील्ड की मैग्नीट्यूड है E1, एरिया वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में है, कितना बना रहा है एंगल θ1। तो यहां भी एक ऐसा पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट, जहां फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी E1 और यहां का एंगल कितना बनेगा θ1। यहां एक पॉइंट है, समझो यहां एक पॉइंट है जहां एरिया वेक्टर ऐसे है dA, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके मिरर इमेज में यहां भी है। यानी भले ही फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है, dA वेक्टर अलग अलग है, फील्ड की मैग्नीट्यूड अलग अलग है, हर पॉइंट पे एंगल बिटवीन DA एंड E अलग अलग है, लेकिन हर पॉइंट का एक काउंटर पार्ट इस सरफेस पे भी है। यानी भले ही फील्ड अलग है, हर पॉइंट पे फील्ड डिफरेंट है, बट फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके ऊपर है वही इसके ऊपर है। इसका मतलब अगर इसके थ्रू फ्लक्स x होगा तो इसके थ्रू भी फ्लक्स x ही होगा, इसके थ्रू फ्लक्स x होगा, क्योंकि हर फील्ड और एरिया वेक्टर का जो सेट है, हर फील्ड और एरिया वेक्टर का जो सेट है, वो सेट उसका काउंटर पार्ट सेट इसके ऊपर भी है, हर एक का करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके ऊपर भी है। यानी कि टोटल फ्लक्स जो अपर के थ्रू है उतना ही टोटल फ्लक्स नीचे के थ्रू होगा। लेट इट बी x, अगर ये x तो 2x इज इक्वल टू Q/ε0, यानी x इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरा तरीका सेम, अगर ये नींबू है, अगर ये लेमन है, इस लेमन का हाफ पोर्शन इसको पूरा क्लोज कर दो, इस पूरे सरफेस को भी क्लोज कर दो, तो इस लेमन का हाफ पोर्शन इसके अंदर हाफ बाहर है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट थिंग, क्योंकि इसको बेस बीच से कट करता निकल जाएगा, बीचों बीच इसको इक्वेटोरियली कट कर देगा, अपर हाफ अंदर है, लोअर हाफ बाहर है, तो Q। लेकिन हम जानते हैं बिकॉज इसके कारण जो फील्ड होता है, ओरिजिन पे ये अगर रखा हुआ है, ओरिजिन पे अगर ये रखा हुआ है, तो इसमें XY प्लेन में जितना फील्ड होगा वो क्या होगा, XY प्लेन में ग्रेज करेगा, और यहां पे इस पूरे बेस पे जो एरिया वेक्टर होगा DA वेक्टर, वो क्या होगा K कैप में होगा। अगर ये XY प्लेन में है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन, एरिया वेक्टर क्या होगा K कैप में, और फील्ड वेक्टर इसमें हर पॉइंट पे क्या होगा I कैप और J कैप में होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि ग्रेजिंग फील्ड है, तो इसको ना तो कलेक्ट करेगा, ये सिर्फ इसको टच करता निकल जाएगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके थ्रू फ्लक्स 0 होता है, बिकॉज बेस के थ्रू फ्लक्स 0 है। तो बेस प्लस दिस, बेस के थ्रू फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन बेस के थ्रू फ्लक्स 0 है, एंड टोटल फ्लक्स इसी के थ्रू है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हम ये भी कह सकते हैं कि जितना फील्ड लाइन इससे निकलता, तुम देखो उसमें हाफ ऑफ द फील्ड लाइन जो इस अपर हाफ में है वो कहीं ना कहीं इसको पार कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द हाफ इसको नहीं पार कर पा रहा है। तो आउट ऑफ टोटल फील्ड लाइन, अगर टोटल फील्ड लाइन पास करता तो फ्लक्स होता Q/ε0, हाफ ऑफ द फील्ड लाइन पास कर पा रहा है तो फ्लक्स है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये चार्ज यहां ना रखा होता, अगर ये चार्ज बेस पे ना रखा होता,
यहां रखा होता। तो क्या फ्लक्स इसके थ्रू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता। अगर इस सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, सरफेस 1 के थ्रू, ये सेंटर थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, ऐसा एक सरफेस नीचे ले लो, उसको क्लोज कर दो। नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, अब सिमेट्री नहीं है, अब सिमेट्री नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। हर फील्ड जो तुमको यहां मिलेगा, तुमको यहां जो फील्ड मिलेगा, तुमको यहां जो फील्ड मिलेगा, तुमको वही फील्ड इसके कहीं नहीं मिलेगा। जो फील्ड तुमको यहां मिलेगा E1 वेक्टर, बहुत ये है इसका नियरेस्ट पॉइंट, तुमको वो फील्ड यहां कहीं नहीं मिलेगा, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि अब समझो, अगर अपर सरफेस के थ्रू फ्लक्स φ1 है, लोअर सरफेस के थ्रू क्या है, φ2 है, तो φ1 ज्यादा होगा, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, क्योंकि फील्ड यहां बहुत नजदीक है, ये बहुत पास में है, ये बहुत दूर पड़ रहा है। बट φ1 प्लस φ2 पता है अभी भी, फ्लक्स थ्रू दिस प्लस फ्लक्स थ्रू दिस, दोनों मिलके क्या बन रहा है, क्लोज सरफेस। ये इक्वल टू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे तुमने सरफेस 1 और 2 को डाल दिया, ये बन गया क्लोज बन गया, मीन्स इसका टोटल फ्लक्स हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सम फिक्स है, लेकिन ये इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि φ1 इज ग्रेटर देन Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड φ2 इज लेस देन Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब सिमेट्री नहीं है। कोई डाउट? अब समझो, हम इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स होगी कितनी, ऊपर वाले के थ्रू फ्लक्स होगी कितनी, तो हम यहां एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और चूंकि तुमको मैंने सॉलिड एंगल पढ़ाया है, मैं कोई भी न्यूमेरिकल बना के तुमसे पूछने का हक रखता हूं, राइट रखता हूं। लेट अस सी, φ1 इज ग्रेटर देन φ2, ये तुम समझ गए। अब जरा हम इस पे आ रहे हैं। मान लो, समझना इसको, ये हेमीस्फेरिकल बॉल है, नीचे से खुला हुआ है। मैंने क्या किया कि यहां पर इसकी रेडियस थी r, मैंने यहां से 0.75 r पे एक चार्ज रख दिया Q। मैंने यहां से 0.75 r पे एक चार्ज रख दिया Q, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। फाइंड फ्लक्स थ्रू spherical curved surface, hemispherical curved surface। तुमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तुमको ये पता है कि ये किससे होगा, ये तो तुमको पता है, कि अगर इसके थ्रू फ्लक्स कितनी है, x, इसको मान लो सरफेस 1, तुम जानते हो कि φ1 इज ग्रेटर देन Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तक तो तुम ये जानते हो क्वालिटेटिवली, ये Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही सरफेस नीचे से दे दें तो टोटल फ्लक्स दोनों सरफेस के थ्रू मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज Q है। और ये भी पता है कि अपर के थ्रू ज्यादा है, लोअर के थ्रू कम है, यानी अपर के थ्रू हाफ से ज्यादा है और लोअर के थ्रू हाफ से कम है। बट हम ये जानना चाहते हैं कि कितना है इस कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। हमने जैसे इसको भी क्लोज कर दिया, अब फ्लक्स क्या हो गया बताओ, अब क्या हो गया, इसको बोल रहे हैं सरफेस 1, इसको बोल रहे हैं सरफेस 2। किसको, कर्व्ड सरफेस को बोल रहे हैं सरफेस 1, और फ्लैट जो है बॉटम उसको बोल रहे हैं सरफेस 2। हम लिखेंगे φ1 प्लस φ2 किसके इक्वल होनी चाहिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, नाउ दिस इज ए क्लोज सरफेस, ऊपर तो क्लोज था ही, नीचे खुला हुआ, तो उसको मैंने क्लोज कर दिया, वहां भी एक ढक्कन डाल दिया,
क्लोज हो गया। जैसे उसको क्लोज कर दिया तो अब मेरे पास ये क्लोज सरफेस हो चुका है, यानी टोटल फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, phi1 फ्लक्स थ्रू दिस प्लस फ्लक्स थ्रू दिस, बिकॉज दिस क्लोज सरफेस कंप्राइजेज ऑफ टू ओपन सरफेसेस, वन इज दिस हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस और वन इज द फ्लैट सरफेस। दोनों का सम कर दो तो टोटल क्लोज सरफेस होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर हम phi2 निकाल दें, और हम phi2 निकाल दें तो phi1 निकल जाएगा, और हम जानते हैं phi2 कैसे निकालना है। हम जानते हैं ये इसके थ्रू फ्लक्स कितना बनेगा, आउट ऑफ टोटल फ्लक्स इसके थ्रू फ्लक्स निकालने को ये एंगल चाहिए थीटा। अगर ये थीटा निकालने, हम जानते हैं phi2 की वैल्यू मींस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर बेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू है, हम जानते हैं सर्कुलर बेस के थ्रू जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट का कितना फ्रैक्शन, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल इस कोन का कितना है, थीटा है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ द टोटल फ्लक्स, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये रेडियस है R, ये हाइट कितनी है 0.75 R, तो यहां से tan थीटा कितना है बताओ, tan थीटा वुड बिकम इक्वल टू tan R by 0.75 R and that is equal to 4/3. So theta is what, 53 degree. Agreed? Put here 1 minus cos 53 degree. And that is equal to Q by 2 epsilon naught times of 1 minus, what is cos 53? 3/5? Yes, sir. 3/5 means what? 2/5, so Q by 5 epsilon. इसको लिख सकते हैं 0.2 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ समझो, जितना भी चार्ज, जितना फील्ड लाइन इससे निकल रहा था, जितना फील्ड लाइन इस चार्ज से निकल रहा था, इस चार्ज से उसका 20% फील्ड लाइन, जितना फील्ड लाइन इस चार्ज से निकल रहा था, जितना फील्ड लाइन इस चार्ज से निकल रहा था उसका 20% फील्ड लाइन किससे पास कर रहा है, इस डिस्क से पास कर रहा है। इसका 20% फील्ड लाइन इस डिस्क से पास कर रहा है, यानी रिमेनिंग 80% इससे जो है पास कर रहा है। यानी कि यहां पे अगर तुमसे पूछें तो हम यहां प्लेस कर देते हैं phi2 यहां पे, तो phi1 कितना आ जाएगा बताओ, 0.8 टाइम्स ऑफ phi2 डाल दो, यहां phi2 डाल दोगे 0.2 टाइम्स ऑफ Q एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 0.2 इज 0.8 टाइम्स ऑफ Q एप्सिलॉन नॉट, 80%। तो पहले बोले थे मोर देन 0.5, मोर देन 0.5, 0.5 बाई Q एप्सिलॉन नॉट है, बट कितना है वो निकल रहा है, कितना है वो निकल रहा है, देखो कोई डाउट? ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये एक सिलेंडर है, ये क्लोज है यहां से, और ये यहां से क्या है, ओपन है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर। ये सिलेंडर यहां पे क्लोज है, यहां पे ओपन है। तुमने इसके सेंटर पे एक चार्ज डाल दिया है Q। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस
सिलेंडर, ये फील्ड लाइन निकलेंगे, इसको तो पार करेंगे, बाकी सब इधर निकल जाएंगे। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? कितना होता? इसके कारण ये देखो, इसके सेंटर पे यहां एक चार्ज रखा हुआ है, एक बल्ब रखा हुआ है, यहां एक बल्ब रखा हुआ है जो 100 वाट का बल्ब है। ये चारों तरफ रोशनी फेंक रहा है, चारों तरफ इस सेंटर पे रखा हुआ है। कितना वाट इसके अंदर जाएगा और कितना वाट इसके अंदर नहीं जाएगा? 50 वाट। 50 वाट। तो यहां से जितना फील्ड लाइन निकलना है, इसके 2 तरीके हैं, फिर से 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका, मान लेते हैं इस पूरे का फ्लक्स, कहीं पे कुछ फ्लक्स है, कहीं पे कुछ फ्लक्स है, क्योंकि कहीं पे ई का मैग्नीट्यूड कुछ है, कहीं पर एंगल कुछ है, यहां पर एंगल थीटा है, यहां एंगल अल्फा है, कहीं एंगल बीटा है। हर पॉइंट पे फील्ड और एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। हर पॉइंट पे फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर में एंगल अलग अलग है, फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। सो हर पॉइंट पे फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसिमिलर है। लेकिन एक चीज तो तय है, अगर इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स एक्स है, अगर हम ऐसा एक सिलेंडर लाएं, यहां से एक ऐसा एक सिलेंडर यहां से लाएं, उसको यहां से क्लोज कर दें। एक सिलेंडर तो था ही इस तरह से, एक दूसरा हम सिलेंडर जो है यहां से लाएं और यहां लाके इसको बंद कर दें, पूरा ऐसा ही सिलेंडर बंद कर दें। अब ये इसके बिल्कुल सेंटर पे है, एकदम सिमेट्रिकल है। जो लेफ्ट में हो रहा है, जो लेफ्ट में हो रहा है वही राइट में हो रहा है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर इसके थ्रू फ्लक्स एक्स है तो इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा? एक्स ही होगा। बट दोनों का सम, अब बिकॉज ये क्या बन गया, क्लोज सरफेस बन चुका है, तो दोनों का सम 2x किसके इक्वल हो जाएगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी x किसके इक्वल हो जाएगा? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा तरीका समझने का है कि अगर ये फील्ड लाइन जितना निकल रहा है, ये स्फीयर ले लो, जितना फील्ड लाइन निकल रहा है उसका हाफ ऑफ द फील्ड लाइन कहीं ना कहीं इसको इंटरसेप्ट करेगा, और बाकी फील्ड लाइन इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी हाफ ऑफ द फील्ड लाइन वुड एनीवे कोलाइड और इज इंटरसेप्टेड बाय दिस सरफेस। सो इन दैट केस फ्लक्स इज हाफ, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स का हाफ होगा। तीसरा तरीका है, इस बेस को भी क्लोज कर दो, अगेन इस बेस को क्लोज कर दो। जैसे तुम इस बेस को क्लोज करोगे, फिर से एक नींबू चलाएगा। इस नींबू को ये बेस, ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये इस नींबू को बीचों बीच कट कर रहा है। अगर हम इसको कैप को क्लोज कर दें, वो छोटा सा है, लेमन है, तो ये इसको बीचों बीच कट कर रहा है। यानी इसके अंदर जो है, सॉरी, इसके अंदर जो है वो कितना है? q बाय 2 है। इसके अंदर q बाय 2 है, बाहर q है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। हमने क्लोज कर दिया है, हमने इस माउथ को भी क्लोज कर दिया, नींबू को बीचों बीच इक्वेटोरियली कट करते हुए। अब क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा इसके थ्रू q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होगा? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बेस के थ्रू फ्लक्स तो 0 है। क्यों है? तो वो उसी पे है, लाई कर रहा है, तो उसका जो फील्ड लाइन है वो ग्रेस करता निकल रहा है, तो उस पे एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर हर पॉइंट पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस बेस के थ्रू फ्लक्स 0 है। तो बेस के अलावा जो बचा सिलेंडर, उसके थ्रू क्या होगा? वही होगा जो टोटल था, यानी q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड? अब इसमें मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं कि मैं ये डिस्टेंस दे दूं जैसा उस केस में दिया था। कितना? ये रेडियस कितनी है? r, और मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.75 r। सेम चीज। तो ये कौन बनेगा? तो हम ये क्या कर सकते हैं, हमको टोटल फ्लक्स इसके थ्रू पता है, टोटल फ्लक्स इस लेफ्ट सिलेंडर के थ्रू पता है, कितना? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसमें से हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वही होगा, फिर से यहां कौन बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्री। मैं इस डिस्टेंस को चेंज भी कर सकता हूं, एंगल 30 डिग्री भी बन सकता है, 60 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ r था, ये 0.75 r लिया है, मैं इसको r ले सकता हूं, 45 डिग्री बन जाएगा। मैं इसको r बाय 4 r बाय 3 ले लूंगा, 37 डिग्री बन जाएगा। कुछ भी कर सकता हूं मैं, वो तो
वो तो प्रोसेस है, तुमको समझना है। प्रोसेस क्या समझना है, तुमने ये एंगल निकाल लिया। जब तुमने ये एंगल निकाल लिया, इसका मतलब है तुमने ये सॉलिड एंगल निकाल लिया। हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वो फ्रैक्शन होता है। हाफ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वो फ्रैक्शन होता है जिसको अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतना फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा था। टोटल फ्लक्स कितना था, 0.5 टाइम्स ऑफ क्यू एप्सिलॉन, उसमें उसको माइनस कर दो तो ओनली फ्लक्स थ्रू दिस पार्ट निकल जाएगा। इसको छोड़ दो, हमको पता है फ्लक्स थ्रू दिस ऑरेंज पार्ट एंड ब्लैक पार्ट कंबाइंड। फ्लक्स थ्रू, अगर हम यहां पे सेंटर पे चार्ज रखे हैं, व्हाट द फ्लक्स थ्रू ऑरेंज पार्ट प्लस ब्लैक पार्ट कंबाइंड, ये पता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 0.5 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसके थ्रू निकाल लें, अगर हम इस डिस्क के थ्रू निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि हम अगर यहां चार्ज रखे हैं या इसको हम यहां से देखें बाहर से, हम इस डिस्क के थ्रू निकाल सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ कोन, सॉलिड एंगल। तो अगर हम माइनस कर दें Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में इसके कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें, सिर्फ ऑरेंज पार्ट के थ्रू कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकल जाएगा। एग्रीड? अब देखो, मान लो हम इसको इसके सेंटर पे नहीं रख रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा इधर करके रख रहे हैं, किधर, सेंटर से थोड़ा शिफ्टेड, बट बेस पे ही रख रहे हैं, तो क्या फिर से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा? अगर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, कैसे, ये क्लोज था, ये माउथ क्लोज है और ये माउथ जो है क्या है, ओपन है। अगर हम यहां से बेस पे ही डाल रहे हैं लेकिन सेंटर पे नहीं डाल रहे हैं, यहां डाल रहे हैं Q, तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू दिस इज स्टिल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? कह सकते हैं, बिल्कुल। हम यहां पे एक वैसा ही लेंगे, इसको बंद कर देंगे और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो फील्ड यहां था, जो सेट यहां बना था, वही सेट यहां बनेगा। जो सेट यहां बना था बहुत दूर पे, वही सेट यहां बनेगा बहुत दूर पे। तो ये इसका काउंटर पार्ट है, ये इसका काउंटर पार्ट है, इसका काउंटर पार्ट यहाँ है, हर पॉइंट का एक काउंटर पार्ट वहां भी है। इसका मतलब है फ्लक्स सेम होगा और इस केस में भी फ्लक्स हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम इसको सेंटर पे ना रख के यहां रखते तो नहीं होता। और इसको सेंटर पे ना रख के एक्सिस में भीतर कर देते या एक्सिस में बाहर कर देते, तब सिमेट्री नहीं होता। तब अगर आप दूसरा ट्यूब जो है, दूसरा अगर सिलेंडर यहां प्लेस करेंगे तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। अगर आपने इसको अंदर कर दिया तो अब इस लेफ्ट ओपन सिलेंडर के थ्रू, लेफ्ट जो पार्ट है सिलेंडर का, उसके थ्रू फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा हो जाएगा और राइट वाले को पार्ट को तुम क्लोज करोगे क्या होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से कम हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सर, हाँ सर ये जैसे अभी बीच में रखा हुआ है, कहा, यहाँ पे? यस सर। बीच में सर मतलब? यहाँ, ठीक है, चलो, हाँ बीच में रखा तो सर यहाँ पे भी सर हम सिर्फ कर्व सरफेस पे निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे तुम सिर्फ कर्व सरफेस पे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे लेकिन? सर दोनों साइड कोण बना देंगे। हाँ, तुम्हारे पास दो तरीका है, तुम्हारे पास दो तरीका है। अगर तुमने यहां पे रखा है चार्ज को, जैसे मैंने इसको यहां चार्ज रखा है और अब मैं चाह रहा हूं सिर्फ कर्व सरफेस से निकालना। किससे निकालना? सिर्फ कर्व सरफेस से निकालना। समझो, मैंने इसको यहां रखा और मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ इस कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है वो निकालना। मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यहां एक कोण बनाऊं जो θ1 बना रहा होगा, मैं यहां एक कोण बनाऊं जो θ2 बना रहा होगा। इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस θ1 टाइम्स, इसके थ्रू जो ये बनेगा फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस θ2 टाइम्स। और इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो पता है दिस सरफेस प्लस दिस सरफेस, लेफ्ट कैप प्लस राइट कैप प्लस कर्ड कैप, ये कंप्लीट क्लोज सरफेस। लेफ्ट कैप
प्लस राइट कैप प्लस कर्ड कैप इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स थ्रू लेफ्ट कैप प्लस फ्लक्स थ्रू राइट कैप प्लस फ्लक्स थ्रू दिस कर्ड कैप इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये और ये क्लोज्ड और ये सरफेस भी क्लोज, पूरा बंद हो गया. तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. उसमें ये पता है इसके थ्रू, ये पता है ये निकलना है, निकल जाएगा. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस कर दो, आ जाएगा. दूसरा तरीका है कि जब तुमको एक बार, अच्छा हाँ ठीक है, वही तरीका है. दूसरा तरीका थोड़ा सा वो हो जाएगा, वो बात देखें. इसके थ्रू निकालो, इसके थ्रू निकालो, माइनस कर दो. एग्रीड? कर लोगे? कर लोगे? फ्लक्स निकालना बहुत लॉजिकल काम होता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट भी होता है. आईटी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप से, पहले दिखाऊंगा बाद में. वही इस वीक का तो टेस्ट का टॉपिक ही नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अभी ये नहीं कर रहा हूं. अब समझो इस बात को. केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉलिड स्टेट? केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉलिड स्टेट. एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी, एक होता है क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड. चलो चलो जो भी है, समझो इस बात. अब समझो इस बात को. अब तो ये पूछो कि ये एक, पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, समझ लो. ये क्यूब है, ठीक है? ये क्यूब है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस. सबकी लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल, ये लेंथ भी एल, ये लेंथ भी एल. इसके बॉडी सेंटर पे, इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है क्यू. ए चार्ज क्यू is placed at its center. What is the flux through upper face? इसके थ्रू कितना फील्ड निकलेगा ये जानना चाहते हो. What is the flux through upper face? Find electric flux through one face. क्या करोगे? एक रूम है, क्यू बाय 1/6 ऑफ ऑल द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा. ये एक रूम है और इस रूम के सेंटर पे एक रूम है, क्यूबिकल रूम है, और रूम के सेंटर पे एक बल्ब रखा हुआ है, एक स्फेरिकल बल्ब जो हर डायरेक्शन में लाइट इक्वली रेडिएट करता है. जो स्फेरिकल बल्ब है जो हर डायरेक्शन में लाइट को इक्वली रेडिएट करता है. ये बात और है कि जितना डिस्टेंस होगा उतना इंटेंसिटी कम हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो सेंटर में रखा हुआ है और वो चारों तरफ लाइट एमिट कर रहा है. 60 वाट का लाइट है, 60 वाट का लाइट है, 60 वाट का. तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना लाइट ऊपर के सरफेस पे टोटल गिरेगा उतना ही नीचे के सरफेस पे गिरेगा, उतने ही लेफ्ट, उतने ही राइट, उतने ही फ्रंट, उतने ही बैक. क्यों? जो समझो, जो ये बल्ब है, इसका रोशनी यहां ज्यादा गिरेगा, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, बट इसका काउंटर पार्ट भी तो यहां पर है, और इसका काउंटर पार्ट तो यहां पर है, और इसका काउंटर पार्ट तो यहां पर है. चारों में कोई फर्क नहीं है. जो इंटेंसिटी वहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां. फील्ड अलग अलग है, लेकिन है तो जो फील्ड यहां पर था वही फील्ड कहीं न कहीं, वही सेट, वही पॉइंट का कोरिस्पॉन्डिंग हर चीज आइडेंटिकल. फील्ड भी वही, एरिया भी वही, एंगल भी वही यहां मिलेगा. दूसरा यहां पर होगा तो यहां भी तो है, यहां भी तो है, यहां भी तो है. यहां जो फील्ड होगा E1 और ये एंगल होगा θ1,
तो यहां भी जो फील्ड है E1 और यहां पर एंगल है θ1 और यहां भी तो फील्ड है E1 और एंगल है θ1, तो क्या भले ही फील्ड हर पॉइंट पे सेम ना हो, भले ही फील्ड ज्यादा कॉर्नर की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस पे जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन हर पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड तो सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड जो एक सरफेस पे है वही डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे सरफेस पे भी है। इसका मतलब है अगर इसके थ्रू फ्लक्स x होगा तो हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, x होगा। इसीलिए 6x की वैल्यू, इसीलिए 6x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q/ε0। 6 plane surfaces when repeated becomes closed surface। 6 plane surface when repeated becomes closed surface। तो इस केस में फ्लक्स हो जाएगा Q/6ε0। x कितना हो जाएगा, Q/6ε0। तो क्वेश्चन हम आपसे इस तरह से पूछेंगे कि ये एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि ये एक स्क्वायर ओपन सरफेस है, एक स्क्वायर ओपन सरफेस है, समझो दिस ये स्क्वायर ओपन सरफेस, ये एक स्क्वायर ओपन सरफेस है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, L और L एक सरफेस है। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज, अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज चारों तरफ फील्ड एमिट कर रहा है। हमको ये बताना है आउट ऑफ दोस टोटल फील्ड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फील्ड पासेस थ्रू दिस सरफेस। तो हम कहते हैं लेट अस सपोज दैट x is the flux और x is the fraction of the field that passes through this। अगर इसके थ्रू x होगा तो इसके ठीक पीछे एक ऐसा ही कॉपी डाल दो, ये सेंटर पे आ जाए, तो जितना इधर उतना इधर, x इधर बात बना, क्योंकि इसी सिस्टम को हम घुमा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसके कारण इधर फ्लक्स x है, इधर भी x होगा, इस सरफेस से भी x होगा। अब क्या करो, ऐसा ही 2 सेट ऊपर नीचे बना दो, ऊपर और नीचे बना दो ताकि ये बीच में रहे, और ऐसा ही फ्रंट और बैक बना दो, ठीक है, ऐसा ही फ्रंट और बैक बना दो ताकि ये बीच में रहे। तो क्या होगा, तो अगर तुमसे पूछा जाए ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस में चार्ज रखा है Q। तो बताना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस। तो क्या करोगे, मान लो लेट द फ्लक्स थ्रू दिस बी x, तो ऐसा एक सरफेस यहां डालो, ऐसा यहां डालो, ऐसा यहां डालो, ऐसा यहां डालो, फ्लक्स कितना आ जाएगा सबके थ्रू, x ही हो जाएगा। तो x x x x अब क्लोज कर दो। अगर किसी एक सरफेस को n बार रिपीट करने से, समझो अगर किसी एक सरफेस को किसी भी टाइप का हो n बार रिपीट करने से सिमेट्रिकली वो क्लोज बन जाता है। अगर किसी एक सरफेस को n बार रिपीट करने से सिमेट्रिकली अगर वो क्लोज बन जाता है तो उसके थ्रू फ्लक्स होगा Q/N/ε0। जैसे हेमिस्फीयर में क्या हुआ था, उसको 2 सरफेस था, Q/2ε। सिलेंडर में क्या हुआ था, 2 था, एक ऐसा यहां से लाए थे, बंद कर दिए थे। इस केस में क्या है, 6 है, 6 पर अगर हम ये ले लें, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं सर, टेट्राहेड्रल या कुछ बोलते हो। ये देखो हर फेस इसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर फेस जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझो ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, कुल मिला के फेस जो है वो क्या है, 4 फेसेस है, समझ रहे हो, इसमें 4 फेसेस है। तीन ट्रायंगल तो वर्टिकल है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और एक बेस पे है। 3 ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और फिर बेस पे।
इसके सेंट्रॉइड पे, ज्वेंट्रिकल सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है एट सेंट्रॉइड, तो हर फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बताओ? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको बेस बना रहे थे, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल हुए हैं और सब जो है एक जैसे होते हैं। तो 3 सरफेस पिरामिड टाइप का होता है, 3 सरफेस होता है यहां और एक होता है बेस पे। बेस तुम किसी को भी बना सकते हो, घुमा दोगे बेस को ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सब आइडेंटिकल है। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर होगा, जो इसके सब बराबर है, यानी इसके थ्रू अगर फ्लक्स x है, इसके थ्रू x, इसके थ्रू x, इसके थ्रू x, तो क्या बोलेंगे, एक सरफेस के थ्रू x, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी Q/ε। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, बट इसमें सरफेसेस पैरेलल नहीं है ना? पैरेलल हुए ना, तो फिर कैसे सेम होगा उसमें? पैरेलल नहीं मतलब नहीं समझा हम। सर जैसे क्यूब में सरफेसेस पैरेलल है, पैरेलल कहाँ है? इसमें नहीं है। ये सरफेस क्यूब का और ये सरफेस परपेंडिकुलर है। तो सर उसका भी तो एक पैरेलल सरफेस है ना? उसका पैरेलल है, हाँ ठीक ऊपर है। वाले का भी। ऊपर वाले का सर हर सरफेस का एक पैरेलल सरफेस है, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने कब कहा कि पैरेलल सरफेस होना जरूरी है, सिमेट्री होना जरूरी है। पैरेलल सरफेस होना कोई जरूरी नहीं है, सिमेट्री होना जरूरी है। जैसे एक चीज सोचो, फुटबॉल, एक फुटबॉल खरीद के लाओ, फुटबॉल ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे हेक्सागोनल लेदर के बने हुए होते हैं जो सिलाई की हुई होती है, ठीक है। अब ये सब लेदर के जो बने हुए हैं हेक्सागोनल, मान लो सबकी साइज इक्वल है और सबने मिलकर फुटबॉल को बनाया है, और फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज रख देंगे, इस एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, काउंट करना पड़ेगा ना, कितना नंबर ऑफ उसके ऊपर पैचेस हैं। मान लो 20 पैचेस हैं, मान लो 20 पैचेस, सब आइडेंटिकल है, एक दूसरे हेक्सागोनल है लेकिन आइडेंटिकल है। तो हम कह सकते हैं एक के थ्रू x है तो सबके थ्रू x ही है, तो 20x = Q/ε0, तो x हो जाएगा Q/20ε0। इस केस में क्या है समझो, इस केस में क्या है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पैरेलल को छोड़ो, मैं एक काम करता हूं, इस तरह से लेता हूं, हाँ एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बेस है, ये क्या है, स्क्वायर बेस है, और यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे इसके ऊपर, और इस पॉइंट को क्या करता हूं, चारों कॉर्नर से ज्वाइन कर देता हूं। समझ रहे हो, समझना है इसको। मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं, इसको चारों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। स्क्वायर है, यहां एक पॉइंट लिया, इसको चारों से ज्वाइन कर दिया, ऐसा एक पॉइंट नीचे लिया, ऐसा एक पॉइंट नीचे लिया, इसको भी चारों कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। क्या है, डायग्राम नहीं लिखता हूं, ठीक है। ऐसा एक पॉइंट यहां लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। डायग्राम सही से नहीं बन रहा, लेकिन समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसमें कितने फेसेस बन रहे हैं, 8 फेसेस बन रहे हैं, समझो। ऐसे लो, ठीक है। इधर से यहां पे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ठीक है। ये एक फेस है, सो ये एक फेस, 2 फेस, एक सामने एक
पीछे लाइक दैट 8 फेसेस, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है। एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, एक शेडेड पोर्शन के थ्रू, Q/8 एप्सिलॉन। क्यों होगा, क्यों होगा? इसके लिए अगर हम इस डायग्राम को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दे 180 डिग्री, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इस डायग्राम को इस बॉडी को अगर हम इस एक्सिस को ऐसे घुमा दें 180 डिग्री, तो क्या होगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। और घुमा दें 90 डिग्री, तो ये यहां पहुंच जाएगा, देखो ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और पीछे वाला इधर आ जाएगा। बट कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। हम तो शेडेड केस के तो ये पता चल रहा है, नहीं तो क्या फर्क पड़ा, डायग्राम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब दिस डायग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। हम अगर इसको 90 डिग्री से घुमा दें, मेरे पास कुछ वैसा चीज है नहीं हम तो बता सकें कि उसमें अगर इसको घुमा दें तो ये फेस 90 घूमने का मतलब यहां चला जाएगा, ये फेस पीछे चला जाएगा, पीछे वाला इधर आ जाएगा, ये वाला सामने आ जाएगा। बट तुम डायग्राम को देख के पहचान नहीं पाओगे कि मैंने उसको घुमाया था। अगर मैं इसको कलरिंग ना करूं, एक सिस्टम को घुमा दूं, ये बिल्कुल स्फेयर जैसा है, एक स्फेयर को लिया और ऐसे घुमा दिया, तो घुमा दिया तो क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन, यहां चार्ज कुछ ई था तो यहां ई होगा, यहां ई होगा, यहां ई होगा, इसके सेंटर पे होगा और उसके सेंटर पे भी ई होगा वेक्टोरियली। यहां पे थोड़ा तिरछा जाओ, यहां फील्ड अगर ई डैश होगा तो यहां भी कहीं न कहीं ई डैश होगा और यहां भी कहीं न कहीं ई डैश होगा। इसके वर्टेक्स के ठीक ठीक नीचे, इसके वर्टेक्स के एपेक्स के ठीक यहां पे नीचे जो फील्ड यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा और वही यहां होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई डाउट? अब देखो, चलो हम लोग जो कर रहे थे वहां फिर से आते हैं। एक क्यूब था जिसकी लेंथ थी L, एक क्यूब था जिसकी लेंथ थी L। उस क्यूब के सेंटर पे हमारा क्वेश्चन ये है, ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से ये L है, ये L है, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब। पहले ये बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस, इसका नाम दे दो ABCD। Q/6 याद रखना, ये L/2 ही चाहिए। L/2 से ज्यादा या कम होगा तब तुम नहीं कर पाओगे, और L/2 से ज्यादा या कम होगा तब तुम नहीं कर पाओगे। तब तुम कम ज्यादा जो है बता पाओगे, और L/2 से कम हुआ तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा फ्लक्स, और अगर L/2 से ज्यादा हुआ तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, कम होगा फ्लक्स। डिस्टेंस बढ़ाओगे फ्लक्स घट जाएगा, डिस्टेंस घटाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा। बट एग्जैक्ट तुमको निकालना है तो तुम ये L/2 ही चाहिए और किसी में नहीं चलेगा। अगर ये L होता तो इसको रिपीट करने से सेम चीज को तुम्हारा सिस्टम क्लोज सिमेट्रिकल नहीं बनता। यहां किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्वार्टर पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्वार्टर पार्ट, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे P। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू AQOP, बताओ। Q/24 है सर।
Q by 24 epsilon naught. Agreed. क्यों? अगर इसके थ्रू फ्लक्स x है, अगर इसके थ्रू फ्लक्स x है, तो क्या इस के थ्रू भी फ्लक्स x ही होगा? अगर इस चार्ज के कारण इसके थ्रू फ्लक्स x है, तो क्या इसके थ्रू भी फ्लक्स x ही होगा? और क्या इसके थ्रू भी टोटल फ्लक्स x ही होगा? और क्या इसके थ्रू भी टोटल फ्लक्स x ही होगा? यस सर, होगा। यस सर। लेकिन चारों इक्वल है। पहले हमने क्या किया था, 6x को माना था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो x आया था Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको हम x बोलते हैं। हम बोल रहे हैं 6x इज इक्वल टू Q, इसके थ्रू अगर हमने ABCD के थ्रू क्या माना था, x। अगर हमने ABCD के थ्रू माना था x, तो 6x का वैल्यू था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सो x की वैल्यू था Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नाउ हम इसके थ्रू मान रहे हैं y, तो इसके थ्रू भी y, इसमें भी y, इसमें भी y, क्योंकि इस चार्ज के लिए, समझो, इस चार्ज के लिए अगर ये तुम्हारा स्क्वायर है और इसके सामने यहां पर अगर ये तुम्हारा स्क्वायर है और इसके सामने तुम यहां पर हो, चार्ज लिए हुए हो, तो समझो इसमें 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 और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहां पे कुछ पार्ट है तो यहां भी वही पार्ट है, यहां वही पार्ट है, यहां भी वही पार्ट है, यहां कुछ है, वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है अभी भी। तो क्या लिखोगे, 1/4 ऑफ Q बाय 6 एप्सिलॉन, Q बाय 24 एप्सिलॉन। एग्रीड? तो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तुमसे, क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन तुमको इतना इस सीक्वेंशियल प्रोसेस को लेके नहीं जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा। पूछेगा ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये लेंथ L, ये लेंथ L, या ये लेंथ A, ये लेंथ भी A, और इसके कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे? इसके कॉर्नर से A डिस्टेंस पे ही एक चार्ज रखा हुआ है। क्योंकि देखो ये लेंथ कितना है, L/2, ये लेंथ कितना है, L/2, ये डिस्टेंस भी कितना है, L/2। समझो, ये L/2, ये L/2, और इस कॉर्नर से सामने, इस कॉर्नर के सामने कितने पे, L/2 पे। जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये। यहां पर क्या था, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये, इसके सेंटर से डिस्टेंस L/2 पे। अब क्या है, जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये, इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर हाइट पे कितने डिस्टेंस पे, सेम लेंथ पे। कितना होगा, Q बाय 24 होगा, मानते हो? यस सर। सोचो, जब तुम आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या कहीं भी किसी मटेरियल में क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ सोचना होता है। गॉस लॉ में कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, गॉस लॉ में कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, सिर्फ सोचना है। ये बताओ इस ट्राइंगल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? सर Q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, Q बाय 48 एप्सिलॉन। क्यों? जो इसके थ्रू होगा, पहले तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया स्क्वायर में, और यहां से अगर हम ट्रायंगल बना दें ऐसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों तो सेम है। इस ट्रायंगल फर्क क्या है? इस चार्ज के लिए इस ट्रायंगल में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इसको इस तरह घुमा दो, इंटरचेंज कर लेगा पोजीशन। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यहां से अगर यहां से यहां अगर फील्ड घुसता तो यहां से फील्ड वही था ना, सेम आएगा। अगर इस ट्रायंगल से पूछे और ये पूछे, इस ट्रायंगल मतलब क्या है समझो, ये लेंथ अगर A तो ये लेंथ भी A, और ये लेंथ कितना हो गया, A। यानी अगर हम इस तरह से पूछें, ये एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। या इस तरह से बना देते हैं, चलो कॉर्नर्स लेना, ये XY प्लेन में,
एक ट्राइंगल है, और जेड एक्सिस पे यहां पे जेड इक्वल टू कितने पे, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है ए, ये लेंथ भी है ए, और यहां से एक हाइट ए पर मीन्स कहां पे 0,0,0,0,0 ए पे चार्ज कितना रखा है, क्यू। सही रहो ना, ये ए है और ये ए है, और यहां से कितने हाइट पे 0,0,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है, 0,0, ए पे चार्ज रखा है क्यू, और हम जानना चाहते हैं इसके थ्रू फ्लक्स कितना है। तो क्या करोगे, कहोगे मान लेते इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, W है या Z है या W है। ऐसा एक ट्रायंगल यहां डाल दो, इसके थ्रू होगा W, तो इस ट्रायंगल के थ्रू भी क्या होगा, W होगा। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री क्लोज कर देगा, W होगा, W प्लस W। फिर क्या करोगे, ऐसा ही दो सेट यहां लोगे, ऐसा ही दो सेट यहां लोगे, ऐसा ही दो सेट यहां लोगे, तो उस पूरे बेस पे कितना सेट लोगे, 8 सेट लोगे। तो एक पूरा क्या बनेगा, लोअर एक स्क्वायर बनेगा, जिसका लेंथ कितना होगा a प्लस ए 2a, और उसका हाइट कितना होगा a, लेंथ 2a हाइट a, लेंथ 2a समझो, लेंथ 2a हाइट a सेंटर से, उसकी तरफ फ्लक्स कितना होता है q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो 8 ऐसे ऐसे सिमिलर ट्रायंगल से बना हुआ था, एक जैसे ट्रायंगल से, तो q बाय कितना हो जाएगा, तो यहां पे अगर तुम इसके थ्रू निकालोगे, थर्ड फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल कौन सा, a q ए क्यू ओ, ये कितना आ जाए बताओ, q बाय 24 एप्सिलॉन, सॉरी q बाय 48 एप्सिलॉन, क्योंकि दिस वाज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू वन ट्रायंगल। कोई डाउट है सर? हाँ यस सर, हाँ। अगर हम सर P और Q को सर ज्वाइन करते तो सर ये 48 नहीं होता ना? P और Q को नहीं, कब नहीं होता, अगर हम P और Q को ज्वाइन करते, सोचो अगर हम इस ट्रायंगल का बताना चाहते हैं, हम इसका बताना चाहते हैं, हम अगर इसको ज्वाइन करते ऐसे और तब पूछते इसके थ्रू, तो क्या होता पता है, तब हम कहते हैं कि मान लेते हैं इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, सपोज इसके थ्रू फ्लक्स मान लो x है, और इसके थ्रू फ्लक्स कितना है y है, तो x के थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर इस ट्रायंगल के थ्रू फ्लक्स x है और इस ट्रायंगल के थ्रू, बाहरी ट्रायंगल के थ्रू फ्लक्स y है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम नहीं है दोनों पे, तो इसके थ्रू x तो इसके थ्रू मान लो y, तो x प्लस y की वैल्यू पता है q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, बट x इज ग्रेटर देन y, फ्लक्स थ्रू x इज ग्रेटर देन फ्लक्स थ्रू y, बिकॉज x इज नियरर। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 48 q बाय 48 एप्सिलॉन नॉट, एंड y इज स्मॉलर देन q बाय 48 एप्सिलॉन। ये तुम कह सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसा ना करता, मैं इसके थ्रू पूछता, तो क्या करते, इस ट्रायंगल के थ्रू पूछता तो क्या करते, DOC। अगर मैं पूछता फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल, देखो ये कॉर्नर सेंटर और ये कॉर्नर DOC, कितना 24 वही होता है, क्योंकि यही ट्रायंगल तुम अगर 4 बार रिपीट कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा बन जाता, ये कितना हो जाता, q बाय 24 एप्सिलॉन, करेक्ट ना। यस। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम देके, उसमें 5 सरफेसेस बना के मैं एक मैट्रिक्स मैचिंग बना सकता हूं, जिसमें तुमसे मैं ये पूछूं फ्लक्स थ्रू दिस डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू दिस, फ्लक्स थ्रू दिस माइनस फ्लक्स थ्रू दैट, फ्लक्स थ्रू दिस इनटू फ्लक्स थ्रू दैट डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू दिस, कुछ भी पूछ सकता हूं। मतलब तुमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, बेसिकली यू हैव टू थिंक, द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। अब देखो, अगर कभी तुमको क्यूब में ऐसा क्वेश्चन सब हो, ये क्यूब है,
ये क्यूब है और ये एक लेमन है, ये चार्ज है। पॉइंट चार्ज कहने को पॉइंट चार्ज होता है, बट वो पॉइंट चार्ज नहीं होता। जब उसके बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वो हमेशा एक स्फेरिकल चार्ज होता है, छोटा सा होता है। ये चार्ज, इसको हम किस तरह से रख सकते हैं? हम इसको रख सकते हैं सेंटर पे, हम इसको रख सकते हैं सेंटर ए पर। यह बॉडी सेंटर ए, बॉडी सेंटर ए पर। तो फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस होगा, चार्ज इज प्लेस्ड एट फर्स्ट केस बॉडी सेंटर ए। उस केस में नेट फ्लक्स हो जो है, उस केस में देखो नेट फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, हम इस लेमन को रख रहे हैं इस फेस पे। कहां पे? फेस बी पे, इस फेस के सेंटर पे, समझ रहे हो? एक साइड के सेंटर पे रख रहे हैं ताकि हाफ जो है, हाफ जो दीवार है इसको कट कर रहा है, हाफ अंदर हाफ बाहर है। फेस सेंटर बी, फेस सेंटर बी, तो नेट फ्लक्स होता है Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। होगा ना? क्योंकि इसका हम क्या मानेंगे? हाफ बाहर है, तो Q इनसाइड क्या लेंगे? हाफ ही लेंगे। Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो पूरा का पूरा भीतर था, इसमें हाफ ही भीतर है। जैसे 11 को कट करते हैं बीच से, यहां से कट कर दो, लो कट कर दिया, हो गया, ये आ गया अंदर। थर्ड, एज सेंटर सी, यहां डाल दो। इसी पॉइंट चार्ज को यहां ना डाल के यहां डाल दो। अब क्या होगा? नेट फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये फिर से कट जाएगा बीच से, क्योंकि अब क्या होगा? एक कॉर्नर बनेगा। कैसा बनेगा? एक सरफेस ऐसा, एक सरफेस ऐसा, दो कार्डबोर्ड है और ये नींबू उसमें है, तो उसका 1/4 इसमें कट के आ जाएगा। ऐसा है, इतना पोर्शन अंदर होगा, 1/8, समझ रहे हो? दिस पोर्शन इज इनसाइड। ये इसको कट करेगा, ये इसको करेगा, बाकी सारा 7/8 पार्ट बाहर होगा, 1/8 3/4 पार्ट बाहर होगा। ऐसा ऐसा 3 पार्ट बाहर होगा और ये 1 पार्ट भीतर होगा। अब चले लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है? 4th। अब इसको कॉर्नर पे डाल दो। वर्टेक्स, क्या बोलेंगे इसको? कॉर्नर या वर्टेक्स? वर्टेक्स और कॉर्नर। तो इस केस में नेट फ्लक्स होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा। ये वही नींबू है जो मेस में देते हैं। अब जो पार्ट बचेगा ना, वही नींबू मेस में खिलाते हैं। कभी कभी तो इतना भी नहीं खिलाते हैं, एक नींबू में पूरा हॉस्टल खा लेता है। ठीक है, चलो, ये होगा Q/8। लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर सरफेस पे सेम नहीं होगा। सिर्फ यही एक केस है, फर्स्ट केस, जहां पे हर एक फेस के थ्रू इक्वल फ्लक्स है। बाकी हर केस में कुछ ऐसे फेसेस मिलेंगे जिसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा। किसी भी केस में फर्स्ट को छोड़ दो, चार्ज पे जो जो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चार्ज पे जो जो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझो, विचेवर सरफेसेस आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट चार्ज, उन इंटरसेक्टिंग फेसेस के थ्रू फ्लक्स 0 होता है। क्यों? समझो, यहां देखो, ये बी है, बी किसके सेंटर पे है? इस फेस के सेंटर पे है। तो इस चार्ज बी के कारण इस फेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? इसका फील्ड इसको क्या करेगा? ग्रेजिंग करता निकल जाएगा। कौन सा सरफेस है, कौन सा सरफेस है जो बी को कट कर रहा था?
ये सबसे राइट वाला सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये इसको ग्रेज करता निकल जाएगा। सी के केस में देखो, सी के केस में दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी के केस में देखो तो दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? देखो सी के केस में देखो तो सी के केस में दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये। एक ये सरफेस है, दूसरा ये सरफेस, और सी यहां पर है। तो इसका ये फील्ड निकलेगा इस डायरेक्शन में, वो ग्रेज करता निकल जाएगा, और यहां निकलेगा वो भी क्या होगा? ग्रेज करता निकल जाएगा। तो सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस, राइट मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फेस। इन दोनों के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। डी के केस में तीन सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी कॉर्नर पे है, डी क्यूब के कॉर्नर पे है। तो ये दीवार, वो छत और सामने का फेस, ये दीवार, ये छत और एक सामने का फेस। समझ रहे हो? क्यूब के केस में क्या होगा? देखो क्यूब के केस में क्या होगा? एक तो ये सरफेस, एक ये सरफेस, इस कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पे एक ये सरफेस, दूसरा ये सरफेस और तीसरा ये सरफेस। यहां एक कार्डबोर्ड डाल दे, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहां, इस तीनों के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन टोटल फ्लक्स ये है, टोटल फ्लक्स ये है, बट इंडिविजुअल फ्लक्स देखोगे तो इसके थ्रू जीरो, इसके थ्रू जीरो, और यहां पे तो ये कॉर्नर का मतलब है ये तीन, दिस कॉर्नर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस, फेस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन फेस, एज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फेस, एंड कॉर्नर वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट ऑफ थ्री फेस। तो यहां जो थ्री फेस मिल रहा है यहां पे रखा है, इस फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू जीरो, इसके थ्रू जीरो। बाकी तीन के थ्रू क्या होगा ये हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट क्लास वुड बी आवर लास्ट क्लास ऑफ फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस। उसके बाद हम लोग फील्ड कैलकुलेशन पे चले आएंगे, हाउ टू कैलकुलेट फील्ड विदाउट इंटीग्रेशन। कहीं कोई मैथ इस पूरे चैप्टर में नहीं है, सिर्फ इस लॉजिक है और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। समझते जाओ कि क्वेश्चन हम कितना भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर तुम समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो।